Hello everyone, this is Dhananjay Singh. Welcome to Arts Study में ADG. As you know that we have started history series of class 7th. This is the fourth lecture of chapter first, that is tracing changes through 1000 years. इससे पहले इस चैप्टर में हम लोगों ने 3 लेक्चर कर रखा है. अगर आपने पिछले तीनों लेक्चर्स को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप पिछले तीनों लेक्चर्स को एक्सेस कर सकते हैं. अगर आपको हमारे लेक्चर्स की पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप पीडीएफ्स को डाउनलोड कर सकते हैं. तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस करा था कि हिस्टोरियंस और उनके द्वारा यूज किए गए सोर्सेस में कौन से बदलाव आए, कौन से चेंजेज आए इन 1000 सालों में, इन 1000 ईयर्स के पीरियड में. आज का हमारा टॉपिक है न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स, यानी कि समाज में, ठीक है, समाज में कौन कौन से बदलाव आए, पॉलिटिकल ग्रुप्स किस टाइप के क्रिएट हुए इन 1000 सालों में, या 1000 या 1100 साल आप समझ लो इस बीच में. तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक. द स्टडी ऑफ द 1000 ईयर्स बिटवीन 700 एंड 750 इज अ ह्यूज चैलेंज टू हिस्टोरियंस लार्जली. अब ये जो पीरियड है, ठीक है, तो इसको स्टडी करना हिस्टोरियंस के लिए काफ़ी मुश्किल टास्क है. अब क्यों? बिकॉज ऑफ द स्केल एंड वैरायटी ऑफ डेवलपमेंट्स दैट अकर्ड ओवर द पीरियड. इस पीरियड में जो है जिस स्केल से बदलाव आया, यानी कि जितना ज़्यादा बदलाव आया और जिस वैरायटी का बदलाव आया है ना, काफ़ी मतलब ज़्यादा बदलाव आया, काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ, काफ़ी वैरायटी में डेवलपमेंट हुआ, यानी कि अलग अलग फील्ड में और अलग अलग पैमाने पे इसमें डेवलपमेंट हुआ. इसलिए इसको पढ़ना, इसको समझना हिस्टोरियंस के लिए थोड़ा मुश्किल टास्क है. एट डिफरेंट मोमेंट्स इन दिस पीरियड न्यू टेक्नोलॉजीज मेड देयर अपीयरेंस. तो इस पीरियड में जो है अलग अलग समय पे, मतलब अलग अलग सालों में जो है काफ़ी सारे टेक्नोलॉजी जो है अपीयर होते हैं, आते हैं, यानी कि उनका खोज होता है. लाइक पर्सियन व्हील इन इरिगेशन, यानी कि इरिगेशन करने के लिए पर्सियन व्हील, स्पिनिंग व्हील इन वीविंग, यानी कि बुनाई करने के लिए स्पिनिंग व्हील, फायर आर्म इन कॉम्बैट. तो इन सब चीज़ों का जो है खोज होने लगा इसी पीरियड के दौरान. न्यू फूड्स एंड बेवरेजेस अराइव्ड इन द सब कॉन्टिनेंट. अब नए नए खाने वाले चीज़, पेय पदार्थ यानी कि पीने वाले चीज़ जो है शामिल होने लगे, या एक तरह से खोजे जाने लगे, इस्तेमाल में आने लगे, जैसे पोटैटोज, कॉर्न, चिलीज, टी एंड कॉफ़ी. तो इन सब चीज़ों का ईजाद होने लगा इस पीरियड में. रिमेंबर डैट ऑल दीज इनोवेशंस, न्यू टेक्नोलॉजी एंड क्रॉप्स. तो ये ध्यान में रखना है कि ये जितने भी इनोवेशंस हैं, नए टेक्नोलॉजीज, क्रॉप्स, केम along with people, ये सब लोगों के ही साथ हैं. who brought other ideas with them as well, जो एक जगह से दूसरी जगह गए, इसके साथ साथ और भी बहुत सारे आइडिया जो हैं एक जगह से दूसरी जगह या जहां गए वहां ले करके गए. एज अ रिजल्ट दिस वाज अ पीरियड ऑफ इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल एंड कल्चरल चेंजेस. इसका रिजल्ट ये हुआ, इसका एक तरह से प्रभाव या क्या बोल सकते हैं आप, उसका रिजल्ट, हिंदी तो एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, तो इसका ये रिजल्ट हुआ कि इस पीरियड में काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक, यानी कि इकोनॉमी में, पॉलिटिकल, सोशल यानी कि समाज में, कल्चर में यानी कि वहाँ का संस्कृति में काफ़ी ज़्यादा बदलाव आने लगा. तो यू विल लर्न अबाउट सम ऑफ दिस चेंजेस इन चैप्टर 5, 6 एंड 7. तो 5वीं, 6ठी और 7वीं चैप्टर में जो है हमको इस चेंजेस के बारे में पढ़ना है, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल. अभी के लिए क्या पढ़ना है, तो दिस वॉज ऑल्सो अ पीरियड ऑफ ग्रेट मोबिलिटी. तो ये जो पीरियड है ना 700 से 1750 का पीरियड, तो ये काफ़ी ज़्यादा ग्रेट मोबिलिटी का पीरियड है. यानी कि इस पीरियड में जो है लोग एक जगह से दूसरी जगह खूब ट्रेवल करने लगे, खूब घूमने लगे. अब घूमने लगे मतलब शौक से नहीं, काम से. ग्रुप्स ऑफ पीपल ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंसेस इन सर्च ऑफ अपॉर्चुनिटी, यानी कि लोगों का एक झुंड, एक समूह जो है लंबे लंबे दूरी को तय करने लगे, एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे. क्यों? अपॉर्चुनिटी के लिए, यानी कि अवसर के लिए. अब वो अवसर अलग अलग हो सकता है, उनका अवसर जो है व्यवसाय का हो सकता है, किसी राज्य को जीतने का हो सकता है, कहीं पे हमला करने का हो सकता है. अलग अलग मतलब अवसर से वे लोग, अलग अलग कामों से वे लोग एक जगह से दूसरी जगह क्या करने लगे, ट्रेवल करने लगे. द सब कॉन्टिनेंट हेल्ड इमेंस वेल्थ एंड द पॉसिबिलिटीज फॉर पीपल टू कार्व अ फॉर्च्यून. तो ये जो सब कॉन्टिनेंट है, हमारा जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पैसा था, सोने का चिड़िया इसको कहा जाता था, ये आपको पता होना चाहिए. तो यहाँ पे जो है अवसर काफ़ी ज़्यादा था लोगों के पास, ठीक है. यहाँ पे उनको जो है फॉर्चून एक तरह से मिल सकता था. फॉर्चून मतलब क्या, काफ़ी सारा धन संपत्ति वगैरह उनको मिल सकता था. तो लोग जो है यहाँ काफ़ी ज़्यादा आना पसंद करने लगे. वन ग्रुप ऑफ पीपल हु बिकेम इम्पोर्टेंट इन दिस पीरियड वेयर द राजपूत, अ नेम डिराइव फ्रॉम राजपुत्रा द सन ऑफ अ रूलर. इसी बीच जो है, इसी पीरियड में जो है एक इम्पोर्टेंट
इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ पीपल का उदय होता है, ठीक है, इस पीरियड में, जिनको राजपूत कहा गया। राजपूत जो है एक वर्ड है, राजपुत्रा से डिराइव किया गया है, जिसका मीनिंग है राजपुत्रा यानी कि सन ऑफ अ रूलर, राजा का बेटा। Between the 8th and 14th century, the term was applied more generally to a group of warriors who claimed क्षत्रिय कास्ट स्टेटस। तो 8वीं से 14वीं शताब्दी के बीच में ये जो टर्म है ये उनके लिए अप्लाई होने लगा, जनरली उस ग्रुप के लोगों के लिए अप्लाई होने लगा जो योद्धा होते थे, जो युद्ध करते थे, किस में, जो मतलब वार्स वगैरह होता था उसमें जो योद्धा का काम करते थे उनके लिए, और जो अपना जाति, अपना जो है स्टेटस, कास्ट स्टेटस क्षत्रिय बताते थे ना, उनके लिए ये टर्म यूज होने लगा, राजपूत। द टर्म इंक्लूडेड नॉट जस्ट रूलर्स एंड चिफ्टन्स बट ऑल्सो सोल्जर्स एंड कमांडर्स who served in the armies of different monarchs all over the subcontinent। तो ये जो राजपूत टर्म है ना, ये राजपूत सिर्फ रूलर्स या चिफ्टन्स के लिए ही नहीं यूज होता था। रूलर्स यानी कि जो राजा वगैरह होते थे वो ही नहीं अपने आप को राजपूत बुलाते थे, या जो सरदार होते थे कबीले का या किसी ग्रुप का, सिर्फ वही अपने आप को राजपूत नहीं बुलाते थे, बल्कि जो योद्धा, जो सोल्जर्स होते थे, जो कमांडर्स होते थे, जो जितने भी राजा होते थे, तो उनके डिफरेंट जो आर्मीज होती थी डिफरेंट राजा के सब कॉन्टिनेंट में, हमारे देश में, भारत में, और ये सब कॉन्टिनेंट का जो पोर्शन है, तो वहाँ के राजाओं में जितने भी सोल्जर्स कमांडर्स होते थे सब अपने आप को क्या कहते थे, राजपूत समझते थे, ठीक है। और राजपूत टर्म का यूज इन सब के लिए भी होता है। A chivalric code of conduct, extreme valor and great sense of loyalty were the qualities attributed to Rajputs by their poets and bards। तो राजपूत के लिए जो है कैसा, कौन कौन सा टर्म यूज किया जाता है, तो ये काफ़ी ज़्यादा पराक्रमी होते थे, काफ़ी ज़्यादा योद्धा होते थे, इनके पास जो है काफ़ी ज़्यादा लॉयल्टी होता था, यानी कि ये लोग काफ़ी लॉयल थे, यानी कि विश्वासी होते थे एक तरह से ये। और ये सब टर्म किसके द्वारा यूज किया, तो पोएट्स, बार्ड यानी कि जो कविता, मतलब जो कवि वगैरह जो थे, जो लेखक वगैरह थे, उनके द्वारा ये सब टर्म यूज किया जाता था इनके लिए। Other groups of people such as Marathas, Sikhs, Jats, Ahoms and Kayasthas also used the opportunity of the age to become politically important। राजपूत के अलावा मराठा, सिख, जाट्स, अहोम्स एंड कायस्थाज, ये जो ग्रुप था ना, ये भी काफ़ी ज़्यादा लाइमलाइट में आने लगा। ये लोग भी जो हैं अपॉर्चुनिटी, अवसर ढूंढने लगे, काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट होने लगे। कास्ट एक नया ग्रुप, नया कास्ट था, मतलब जो सबसे बाद में जो है इस कास्ट का उदय होता है, ये वो कास्ट था। कास्ट, इस कास्ट के जो लोग थे उनका काम क्या होता था, तो वो लेखा जोखा या सेक्रेटरी, जो किरानी वगैरह का जो काम होता था, सारा हिसाब किताब करना, तो ये जो काम करते थे उनको कायस्थ बोला जाता था, और ये बाद में चल करके एक कास्ट ही बन गया। थ्रू आउट दिस पीरियड देयर वॉज अ ग्रेजुअल क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड द एक्सटेंशन ऑफ एग्रीकल्चर। इस पीरियड में, कौन सा पीरियड है बार बार तो बोलना नहीं चाहिए, तो इस पीरियड में जो है काफ़ी ज़्यादा फॉरेस्ट को क्लियर किया जाने लगा, यानी कि पेड़ों को जो है काटा जाने लगा। क्यों? ताकि एक्सटेंशन हो सके एग्रीकल्चर का, यानी कि कृषि क्षेत्र का विस्तार हो सके, अधिक से अधिक खेत बनाया जा सके ताकि अधिक से अधिक प्रोडक्शन हो सके। अ चेंज फास्टर एंड मोर कंप्लीट इन सम एरियाज देन इन अदर्स। किसी एरिया में ये काफ़ी ज़्यादा था, किसी एरिया में थोड़ा कम था। चेंजेस इन देयर हैबिट फोर्स्ड मेनी फॉरेस्ट ड्वेलर्स टू माइग्रेट। अब ये जो हैबिट में बदलाव आया लोगों के, जो जंगल में काटने का जो सिलसिला शुरू हुआ खेती करने के लिए, इससे क्या हुआ, जो जंगल में जो लोग रहते थे, जंगल के जो निवासी थे, उनको थोड़ा सा समस्या होने लगा। अब उनको जंगल छोड़ के किसी और जगह माइग्रेट करना पड़ा, एक दूसरी जगह पे जाना पड़ा। अदर्स स्टार्टेड टिलिंग द लैंड एंड बिकेम पीजेंट्स। जो दूसरे लोग थे, जो यानी कि फॉरेस्ट को काटते थे, तो वो क्या करने लगे, अब लैंड को टील करने लगे, यानी कि खेतों की जुताई करने लगे, और उसके बाद वो किसान बन गए, यानी कि उस पर फसल वगैरह उगाना शुरू कर दिए। दिस न्यू पेजेंट्स ग्रुप ग्रेजुअली बिगेन टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय रीजनल मार्केट्स, चिफ्टेंस, प्रीस्ट, मोनास्ट्रीज एंड टेम्पल्स। ये जो नए जो ग्रुप बने ना, किसानों का जो ग्रुप बना, जो खेती करने लगे, अब उनके ऊपर किसका इन्फ्लुएंस था, तो वहाँ के जो मार्केट होता था, ठीक है, उसका इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा, उनसे ये लोग इन्फ्लुएंस होने लगे। जो सरदार होते थे, जो पुजारी होते थे, जो मठ वगैरह होता था, जो मंदिर होता था, इन सब का इन पे काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस होने लगा। अभी क्या है, अभी मंदिर का पुजारी कोई बात कह देता है तो उस समाज के लोग, वहाँ के सोसाइटी के लोग सब उसको मानते हैं, अभी भी है ये। तो उस टाइम में तो ये शुरू हो गया था। They became part of large complex societies and were required to pay taxes and offer goods and services to local lords।
अब ये लोग एक ऐसे सोसाइटी का पार्ट बन गए, एक ऐसे कॉम्प्लेक्स सोसाइटी का पार्ट बन गए जहाँ पे लोगों को क्या करना पड़ा, अब टैक्सेस देने पड़े। जो सामान जो वो पैदा मतलब खेतों में अपने उगाते थे, जो पैदावार होता था उनका, उसको ऑफर करना पड़ता था, या कोई कलाकृति जो कुछ भी बनाते थे वो, तो उनके जो लोकल लॉर्ड थे, एक तरह से जो जमींदार या सामंत बोल सकते हो उनको, तो उनको ये लोग क्या करना पड़ता था, देना पड़ता था टैक्स के रूप में। एज अ रिजल्ट सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक एंड सोशल डिफरेंसेस इमर्ज्ड एमोंगस्ट पीजेंट। अब इसका रिजल्ट ये हुआ, इसका असर ये हुआ कि एक काफ़ी सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक यानी कि अर्थव्यवस्था में और समाज में जो है एक डिफरेंस इमर्ज होने लगा पीजेंट्स के ही बीच में, जो किसान थे उन्हीं के बीच में जो है काफ़ी सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक और सोशल अंतर हो गया। सम possessed more productive land, others also kept cattle and some combined artisanal work with agricultural activity during the lean season। तो कुछ जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव लैंड था कुछ लोगों के पास, कुछ किसानों के पास, कुछ जो था वो खेती के साथ साथ जो है मवेशी को भी रखते थे, कुछ लोग जो है जो अपना आर्टिसनल वर्क था यानी कि कलाकृति वाला जो भी कलाकारी का उनका काम था उसको भी जारी रखे एग्रीकल्चर के साथ साथ जब लीन सीजन होता था। लीन सीजन यानी कि जिस सीजन में उनको कोई काम नहीं होता था या फसल वगैरह का पैदावार उतना अच्छा नहीं होता था, यानी कि जब उनका टाइम अच्छा नहीं चलता था तो वो अपना कलाकारी का भी काम कर लिया करते थे। एज सोसाइटी बिकेम मोर डिफ्रेंशिएटेड people were grouped into jatis or subcaste and ranked on the basis of their backgrounds and their occupation। अब सोसाइटी जो है, सोसाइटी में काफ़ी ज़्यादा अंतर आने लगा, यानी कि एक ग्रुप दूसरे ग्रुप में काफ़ी ज़्यादा अंतर आने लगा, लोगों के बीच में अंतर आने लगा। कोई किसी के पास मतलब ज़्यादा खेत था, किसी के पास कम खेत था, कोई अमीर कोई गरीब, कोई दूसरा काम कर रहा था, कोई कारपेंटर का काम है तो कोई सोने का काम कर रहा है, मतलब अलग अलग किस्म के लोग होने लगे। ठीक है, तो अब लोग जो है वो ग्रुप होने लगे, और ग्रुप जो है वो किसके फॉर्म में आने लगे, जाति और सब कास्ट यानी कि उपजाति और जाति के फॉर्म में ये लोग आने लगे। अब इनको जो है रैंक किया जाने लगा। इसी पीरियड में जो है जाति का रैंकिंग सिस्टम स्टार्ट हो गया ऑन द बेसिस ऑफ देयर बैकग्राउंड्स एंड देयर ऑक्यूपेशन, यानी कि उनका बैकग्राउंड क्या है, उस जाति के लोग मतलब कैसा काम करते हैं, उनका ऑक्यूपेशन क्या है, उनका पेशा क्या है, इसके हिसाब से जो है जाति बनने लगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, आज जो लोहार कास्ट है तो वो लोहे का काम करता है ना, इसीलिए उनको लोहार कास्ट में डाला गया। हालांकि अभी तो ऑक्यूपेशन के बेसिस पे जो है उनको लोहार नहीं बोला जाता है, तो लेकिन स्टार्टिंग ऐसे ही हुआ होगा। जो लोहे का काम करता था उसको लोहार बोल दिया गया, जो सोने का काम करता था उसको सुनार बोल दिया गया। ऐसे ही जो है जो कपड़ा धोने का काम करता था उनको धोबी बोलने लगा गया, जो तेल बेचने का काम करने लगा उसको तेली बोला गया। तो ऐसे ही जो है एक समुदाय में लोगों को बांटा जाने लगा। रैंक्स वेयर नॉट फिक्स्ड परमानेंटली, ये जो रैंक दिया जाने लगा इनको इनके जाति के हिसाब से, ये परमानेंटली फिक्स नहीं था। एंड वेरिड अकॉर्डिंग टू पावर इन्फ्लुएंस एंड सोर्सेस कंट्रोल्ड बाय मेंबर्स ऑफ द जाति। और ये जो रैंक था वो वेरी करने लगा जब पावरफुल लोग जो है जो इसको कंट्रोल करते थे, उनके इन्फ्लुएंस से, उनके द्वारा जो सोर्सेस कंट्रोल किए जाते थे जाति के मेंबर से, तो वे लोग जो है रैंक पे एक तरह से वेरी करने लगे, इसमें जो है मॉडिफिकेशन करने लगे एक तरह से। द स्टेटस ऑफ द सम जाति कुड वेरी फ्रॉम एरिया टू एरिया, यानी कि जाति का एक स्टेटस, एक औहदा जो होता है ना, तो वो एरिया टू एरिया में वेरी करने लगा। एग्जाम्पल के लिए आपको बता दूं, अगर किसी एरिया में जो राजपूत है उनका काफ़ी ज़्यादा हाई स्टेटस है, वहाँ पे सबसे ऊपर राजपूत है, तो हो सकता है कि कुछ दूर बाद यानी कि 20-25 किलोमीटर बाद राजपूत जो है सबसे ऊपर क्लास के नहीं होते, हो सकता है वहाँ पे ब्राह्मण का औहदा ज़्यादा हो, सबसे ऊपर ब्राह्मण आते हो। तो इस तरह से एरिया टू एरिया जो है ये इनका स्टेटस जो है वो वेरी करने लगा। जातिज फ्रेम्ड देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशन टू मैनेज द कंडक्ट ऑफ देयर मेंबर्स। अब जो जाति था ना, तो वो लोग अपने अपने जाति का अलग अलग अपना अपना रूल्स और रेगुलेशंस बनाने लगे, अपने जाति के मतलब जो मेंबर्स थे उनके कंडक्ट को सुधारने, उनको एक तरह से कंडक्ट करने के लिए, उनको रेगुलेट करने के लिए। ठीक है, हर जाति का अपना अपना नियम होने लगा कि इस हिसाब से हमारे जाति के लोग या जो इस जाति के मेंबर्स है वो उसको फॉलो करेंगे। These regulations were enforced by an assembly of elders described in some area as the जाति पंचायत। अब ये जो रूल्स और रेगुलेशन, जो नियम कानून बनाए जाते थे, इसको इन्फोर्स किया जाता था किसके द्वारा, तो एल्डर्स का एक असेंबली होता था। एल्डर्स यानी कि बड़े बुजुर्गों का एक असेंबली होता था, यानी कि एक उनका छोटा सा सभा होता था, उसमें जो है वे लोग जो नियम बना देते थे उसको सारे एरिया के लोगों के द्वारा फॉलो किया जाता था, और इसको क्या बोला जाने लगा, जाति पंचायत। और जाति पंचायत में जो नियम कानून बनते थे वो सबको फॉलो करना पड़ता था। बट जातिज वेयर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू फॉलो द रूल्स ऑफ देयर विलेज,
लेकिन जाति को जो है सिर्फ जाति पंचायत के लोगों के द्वारा बनाए गए नियमों को ही नहीं फॉलो करना पड़ता था, बल्कि जो रूल्स होते थे, जो रूल्स और रेगुलेशन, यानी कि जिस गांव में वे जाति निवास करते थे उस गांव में जो नियम कानून बनाए जाते थे उसको भी फॉलो करना पड़ता था। सेवरल विलेजेस वेयर गवर्न्ड बाय अ चीफटेन, काफ़ी सारे जो विलेजेस थे उनको सरदार जो है, उनका जो एक सरदार होता था वो उसको गवर्न करता था, वो उसको शासन करता था वहाँ पे। टुगेदर दे वेयर ओनली वन स्मॉल यूनिट ऑफ अ स्टेट, वो सब मिला करके स्टेट का एक बस छोटा सा यूनिट हुआ करते थे। ये एक एग्जाम्पल है द पर्शियन व्हील का, जिसका डिस्कवरी इस पीरियड में हुआ था। तो इस लेक्चर में जो है हम लोगों ने देखा कि समाज में कैसे बदलाव होने लगे, कास्ट आ गया, ठीक है, लोगों में एक तरह से डिफ्रेंशिएशन क्रिएट होने लगा, कोई ऊंचे जाति कोई नीची जाति, लोगों को रैंक के बेसिस पे डिवाइड किया जाने लगा, बैकग्राउंड के बेसिस पे नियम कानून बनने लगे, एक तरह से गवर्नेंस शुरू हो गया। तो आज की इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विथ अस।